हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू TCF प्रतीक मलिक चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम सीटेट 2021 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग साइंस सीरीज़ का पार्ट 10 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पुराने ईयर के अंदर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं और साथ में उनसे जो भी कॉन्सेप्ट या जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मेरा एक चैनल है सुरभि मित्तल एड्यू प्लैनेट के नाम से, आप वहां जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको साइंस की वीडियोस देखनी है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी तक मैंने वहां पे 6 क्लास की कुछ वीडियोस और साउंड और एक न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर है जहां से बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो वीडियो बनाई है, तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बारे में यहाँ पे कुछ 5 स्टेटमेंट हैं। ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, बट इनको आपको क्रम अनुसार यानी कि ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। पहला है, वेस्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर फिल्टर्ड आउट एज यूरिन इन किडनी। जो भी वेस्ट होता है वाटर के अंदर, फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। ठीक है, तो जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृकों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड है, यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। अब यूरिन जो है वो कहाँ पे स्टोर्ड है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो कैसे पास आउट होता है? थ्रू यूरेथ्रा। थर्ड ऑप्शन है, यूरेटर कैरी यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। कौन लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक? यूरेटर कैरी करता है। ठीक है, मूत्र वाहिनियाँ। नेक्स्ट है, यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इन ब्लड। जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं वो वापस से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस रीचेस द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। जो भी उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्यंदन के लिए वृकों में पहुंचता है, यानी किडनीज में पहुंचता है। तो मेन किडनी का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्लास 7th का जो चैप्टर है, 11th चैप्टर है, उसको हम देख लेते हैं। वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन की बात करें तो देखिए, द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। हमारे ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको निकलना भी ज़रूरी है। तो वो फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। तो अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड, दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरी इन किडनी। जो हमारी किडनी के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनका काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो सबसे पहले क्या हुआ? फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का। सेकेंड, व्हेन द ब्लड रीचेस द 2 किडनी, जब 2 किडनी में ब्लड पहुंचेगा, इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल। तो उसमें दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो उपयोगी चीज़ें भी हैं और हार्मफुल अपशिष्ट पदार्थ भी हैं। तो किडनी क्या करेगी? द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू ब्लड, उन्हें वापस भेज देगी ब्लड में एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा? जो भी वेस्ट है वो वाटर वेस्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। पानी के अंदर जो भी घुलनशील अवशिष्ट पदार्थ हैं वो कैसे रिमूव्ड हो जाएंगे? एज यूरिन रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। फोर्थ क्या होगा? फिर किडनी से, फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेट्रा। देखिए, अगर आप ये वाला डायग्राम देखें तो यहाँ से आपको अच्छे से समझा दूँ कि ये 2 किडनीज हैं, गुर्दा, इनका काम क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आपको ये 2 जो ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे बोलते हैं यूरेटर। यहाँ से जब वाटर किडनी से पास होगा तो यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। उसके बाद यूरेथ्रा से यूरिनरी ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है। हिंदी वाले बच्चे अगर देखें तो यही है, वृक यानी किडनीज, उसके बाद यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा और मूत्र रंध्र करके। ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा प्रोसेस है एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन। तो अब हम इसे अगर अरेंज करेंगे तो आप लोग खुद ही अरेंज कर सकते हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, फर्स्ट होगा, ब्लड कंटेनिंग यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस रीचेस द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आएगा? किडनी में, फिल्ट्रेशन के लिए। तो पहला ऑप्शन आएगा ई। उसके बाद क्या होगा? वेस्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर फिल्टर्ड आउट एज नहीं, उसके बाद आएगा यूजफुल सब्सटेंस क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो सेकंड क्या होगा? डी, ई डी। फिर क्या होगा? जो भी वेस्ट है वाटर के अंदर वो क्या होगा? फिल्टर होगा किडनी में, और फिर क्या निकलेगा? यूरिन। तो ए, ई डी ए। उसके बाद यूरिन कहाँ पे जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, थ्रू किससे? यूरेटर्स के थ्रू। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ई डी ए। उसके बाद आएगा सी,
यूरेटर कैरी यूरिन टू दी यूरिनरी ब्लैडर, फिर आएगा सी, और उसके बाद आएगा ऑप्शन बी, पास आउट होना यूरेथ्रा से। तो EDACB यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा 2। आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आप यहाँ से एक बार इसको रीड कर सकते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कौन कौन से ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, इससे क्वेश्चन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का ही, उसमें भी एक क्वेश्चन जो है 74 क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि हम जब इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं तो साथ साथ इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। ये हिंदी में नहीं है मेरे पास, तो आप हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई टिपिकल नहीं है, जब मैंने डायग्राम दे दिया है तो आप लोग समझ सकते हैं उस चीज़ को। आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है, किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर नहीं, किडनी के बाद क्या आता है, यूरिटर्स है, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिथ्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4th। इसमें आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा 4th, किडनी, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर, अमीबा के जो पादा, मैंने ये वाला अपनी वीडियो के अंदर समझाया है न्यूट्रिशन इन एनिमल में। स्यूडोपोडिया मतलब देखिए जो ये वर्ड है ना, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स यानी नकली, स्यूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फीट, एक तरीके से नकली पैर मान लो आप, ठीक है। तो अमीबा जो होता है इससे क्या काम करता है, एक तो फूड को यानी कि खाने को, जैसे खाना यहाँ पर है तो अमीबा क्या करेगा, ऐसी शेप लेके इस खाने को धीरे धीरे अपनी शेप चेंज करेगा और खाने को अपने अंदर ऐसे कर लेगा, कैप्चर भी कर लेगा, और इसका यूज़ क्या होता है मूवमेंट के लिए। तो दोनों चीज़ में, कैप्चर और मूवमेंट दोनों में ही यूज़ होता है, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड यानी गति देने एवं भोजन पकड़ने में। अगर आप NCERT में इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा। अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए मैं जूम कर देती हूँ। अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सिंगल सेल होता है, इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर नहीं है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं नहीं है इसकी बॉडी में, एक ही टाइप की एक ही कोशिका है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो सेल है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन, राउंड शेप का होता है, न्यूक्लियस भी है इसमें, और ये अपनी शेप को कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है, जिसे स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, देखिए यहाँ पे सीधा मेंशन है क्यों स्यूडोपोडिया का यूज करता है पादा आपका, फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो ये दोनों चीज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए फूड पार्टिकल को लेने के लिए अपनी शेप चेंज करेगा और कैप्चर कर लेगा उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिलो आर गिवन सम ऑर्गेनिज्म, नीचे कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से पैरासाइट हैं। पैरासाइट अगर हम समझें तो पैरासाइट ये क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, वहाँ से लिया गया है। पैरासाइट यानी कि परिजीवी उन्हें बोलते हैं जो दूसरे की बॉडी पे डिपेंड करते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा होगा अमरबेल का पेड़, अगर किसी ने देखा होगा तो आपने देखा होगा उस पेड़ पर कुछ, ये अगर पेड़ है तो ऐसी येलो येलो कलर की है ना, ये अमरबेल कसकटा बोलते हैं, लटकी रहती हैं। तो ये क्या करती है, पेड़ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करती हैं, क्योंकि ये खुद खाना नहीं बना सकती हैं, तो ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है खाने के लिए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, चलिए तो पेड़ मैं समझा रही हूँ, कई लोगों के सिर में जूं हो जाती है ना, तो जूं क्या करती हैं, हमारे सिर से खून को सक करती हैं, खून चूसती हैं, तो ये क्या कर रही हैं, दूसरी बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव कर रही हैं। तो जिस यहाँ पे ये क्या हुए पैरासाइट, और जिस बॉडी पर ये डिपेंडेंट है वो क्या हुआ होस्ट, एक गेस्ट की तरह उनके यहाँ खाने के लिए निर्भर है, सिंपल चीज़। तो अगर इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से परिजीवी हैं, तो देखिए पहला है यीस्ट, ये एक फंगी है, और फंगी क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, जो सड़ा हुआ खाने पे डिपेंड करते हैं, सड़े हुए खाने पे फीड करते हैं, वो फंगी उसमें आते हैं, तो ईस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है बेड बग यानी खटमल, तो खटमल बिल्कुल सही बात है, ये दूसरे की उस पर डिपेंड करते हैं, न्यूट्रिशन वहीं से डिराइव करते हैं, इसलिए बी करेक्ट है। फिर है लीचेस यानी जोंक, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, इसलिए बी एंड सी करेक्ट है। फिर है कसकटा यानी अमरबेल, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है एल्गे, एल्गे शैवाल, यानी आपने देखा होगा, देखिए कई बार पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर आपको ग्रीन कलर के पैचेस मिलते हैं, जिन्हें बोलते हैं एल्गे। अब ये ऑलरेडी ग्रीन कलर के हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और अगर क्लोरोफिल इनके अंदर होगा तो क्या चीज़ है,
ये अपना खाना खुद बना पाएंगे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए ये अपना खाना खुद बना पाते हैं, इसीलिए एल्गे नहीं होगा। नेक्स्ट है लीस यानी जूं, जूं भी दूसरे के उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रही है, इसीलिए ये भी है। मशरूम नहीं होगा क्योंकि ये भी फंगी के अंदर आता है। और नेक्स्ट है लाइकेन, यानी लाइकेन देखिए ये पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डिस्कस करा चुकी हूँ। लाइकेन बोलते हैं फंगी प्लस एल्गे जब साथ में रहते हैं तो इनकी रिलेशनशिप को बोला जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गे क्या करता है, खाना खुद बनाता है, फंगी से सारे न्यूट्रिएंट्स दिलवाता है कि ये खाना बना सके। एक तरीके से आप समझें जैसे अगर मुझे मटर पनीर बनाना है तो फंगी मेरे को मटर ला के देगा, पनीर ला के देगा और एल्गे खाना बनाएगा, सिंपल। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो ये पैरासाइट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, दोनों कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं कंप्लीटली। एक इसमें क्या होता है, पैरासाइट में कंप्लीटली वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी सी डी एफ। तो बी सी डी एफ कौन सा है, ये रहा थर्ड ऑप्शन, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आपको सही कथन चूज करना है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले हिंदी इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। दीज आर द प्रोटेक्टेड एरिया मीन्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ओनली। क्या ये केवल एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पहले ही डिस्कस कर लिया है। एंडेमिक उन्हें बोलते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली स्पीसीज, प्रजातियां होती हैं जो किसी एक ही क्षेत्र में पाई जा रही हैं। तो क्या केवल उनके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता, सभी स्पीसीज के लिए होंगे। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल ही पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि ये गलत है। नेक्स्ट है, ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि केवल प्लांट और एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए बनाए जा रहे हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो वहाँ की नेचुरल रिजर्व्स हैं, रॉक वगैरह, उनके लिए नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड है, दीज आर द एरिया विच हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ एरिया, यानी कि ये उस एरिया की जो भी बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, अगर हम जैव विविधता की बात करें तो उसमें सभी चीज़ आ जाती हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और वहाँ का जो भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सभी आते हैं। तो उसकी संस्कृति को और जैव विविधता को बनाए रखने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं सही है क्योंकि इसमें केवल प्लांट और एनिमल नहीं बल्कि ये एक बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है जिसमें सभी चीज़ को कवर किया गया है। फोर्थ है, दीज आर द प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास, यानी कि जो भी वाइल्ड एनिमल हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं वहाँ पे, और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। तो चलिए इसे देखने से पहले एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल करके एक चैप्टर मिलेगा, वहाँ से ये लिया गया है। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को अगर आप देखें तो लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, बहुत बड़े एरिया हैं जिस लैंड को हम आरक्षित घोषित कर देते हैं, प्रोटेक्टेड घोषित कर देते हैं। क्यों? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कर रहे हैं, प्लांट को भी, और एनिमल रिसोर्सेज, सभी चीज़ को, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ट्राइबल लोग हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, वो अपनी क्या बोलेंगे, अपने जीवन के लिए, अपनी डेली दिनचर्या के, मतलब मेरे को करेक्ट वर्ड अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ अगर मेरे को स्ट्राइक किया। अपने रहन सहन के लिए देखिए, अगर वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है ना, फॉरेस्ट पे निर्भर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जो भी खाना मिलेगा या लकड़ी मिलेगी वो अपने जीवन का गुजारा करने के लिए, हाँ ठीक है, जीने के लिए वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। तो ट्राइबल लोगों का भी इसमें ध्यान रखा जाता है, तो उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, जो वहाँ के कल्चर का भी ध्यान रख रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा वाले ऑप्शन में कल्चर की बात की गई थी? ऑप्शन थर्ड में। एक बार यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जो जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं आर द एरिया मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता, और जैव विविधता में सारी चीज़ें आ जाती हैं। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ, देखिए जो मैंने शुरू में बताया कि बायोडाइवर्सिटी में केवल प्लांट और एनिमल ही नहीं आ रहे, बल्कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी वहाँ पे जैव मतलब जिनके अंदर जीवन है, तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उन सब के प्रिजर्वेशन के लिए क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, जो वहाँ के कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3।
अगर आपको करेक्ट वर्ड पता, जीवन निर्वाह के लिए, हाँ मैं कह रही थी ना, मेरे माइंड में स्ट्राइक कर रहा था बट मेरे को करेक्ट वर्ड आ नहीं रहा था। जीवन निर्वाह यानी कि अपना, जो भी जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, वो फॉरेस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनका जीवन का निर्वाह ही उससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथन का अध्ययन करना है। फर्स्ट है प्रोकारियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, क्या प्रोकारियोट में केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। सेकंड है अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर मतलब जैसे हमने अभी देखा था अमीबा, अमीबा भी यूनिसेल्युलर था, हमने पीछे पढ़ा था। एक कोशिक जीव जो होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल है, एक ही कोशिका है, उसमें एक कोशिका सारे काम करती है, तो भाई जब उसमें एक ही सेल है तो सारे काम एक ही सेल करेगा, तो ये वाली बात तो सही है। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोकारियोट्स, तो क्या ब्लू ग्रीन एल्गे एग्जाम्पल हैं? ये चीज़ आपको नहीं पता होगी तो अभी एनसीईआरटी में हम देखेंगे और फिर बताएंगे सही है या गलत है। नेक्स्ट है यूकारियोट्स डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यूकारियोट होते हैं उसमें केंद्रक में कोई सुसंगठित केंद्रक नहीं होता। तो चलिए इसे देखने से पहले एक बार एनसीईआरटी को हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। आई होप अब आप लोग इसे पढ़ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये क्लास 8 का चैप्टर है सेल वाला, वहाँ से मैंने लिया है, एक बॉक्स है उसके अंदर ये है। प्रोकारियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी कि केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो देखिए द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया, ऐसा किस किस में होता है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे में होता है। तो द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म, जिन जीव के अंदर मल्टी सेल्यूलर यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनमें तो जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन प्रोकारियोट्स यानी कि जिसमें केंद्रक वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं। तो बैक्टीरिया भी एक कोशिका वाला जीव है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोकारियोटिक सेल। और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं? प्रोकारियोट्स। ठीक है। और यूकारियोट्स क्या होते हैं? जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ वेल ऑर्गेनाइज। देखिए मैं एक बार डायग्राम से आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये सेल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और सारा मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर वाला एकदम इस बाउंड्री के अंदर ही अंदर है, तो वो क्या होंगे? यूकारियोट्स। और अगर केंद्रक के चारों तरफ ऐसे नहीं है, ये सेल है और केंद्रक के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोकारियोट्स। और कौन कौन आते हैं उसमें? बैक्टीरिया आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं। ये देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, उन्हें क्या बोलते हैं? यूकारियोट्स। यानी कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे किसका एग्जाम्पल हुए? ये एग्जाम्पल हुए प्रोकारियोट्स का। नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे देखिए, डायग्राम में भी देख लीजिए आप, ये आपको मल्टी सेल्यूलर क्या है और सिंगल सेल, यूनिसेल्यूलर, ये यहीं पे एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हिंदी में मैंने बच्चों के लिए डाला है। बहुकोशिक यानी जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, और एक कोशिका यानी कि जिनके अंदर एक ही सेल है। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं कि क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। एक मिनट, देखिए इसे जूम कर देती हूँ। अब आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थोड़ा सोचिए फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट, क्या प्रोकारियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस? तो इसे हम सही बोल सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। और सेकंड है अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल सही बात है। ब्लू ग्रीन एल्गे आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकारियोट, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कहा है यूकारियोट्स डू नॉट हैव, जबकि इनका क्या होता है? दे हैव वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस। तो डी वाला तो बिल्कुल गलत है, तो जिस ऑप्शन में डी होगा वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या आ गया? ए बी सी, यानी कि फर्स्ट वाला करेक्ट है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, एक आपको आयताकार पात्र दिया गया है जिसमें पानी भरा है। आपको बताना है कि प्रेशर कैसा कैसा लगेगा, ए पॉइंट पे कैसा है, बी पे, सी पे। तो देखिए पानी के अंदर जो प्रेशर होता है वो बॉटम में ज़्यादा होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो पानी भी प्रेशर नीचे उतना ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। जैसे एक मैं देखिए यहाँ पे इमेज आपको दिखाती हूँ। अब देखिए आपको ये एक इमेज दिख रही होगी, ये फोर्स प्रेशर करके एक चैप्टर है 8th क्लास में, वहाँ से एक एक्टिविटी का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। तो देखिए इसमें आपको 2 रोड्स दिख रही हैं। जब पानी का लेवल इतना है तो बलून कुछ कम फूला,
लेकिन जैसे पानी का लेवल यानी उसकी हाइट बढ़ी तो नीचे प्रेशर ज़्यादा लगा और बलून ज़्यादा फूला। तो इससे क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो नीचे वाले पॉइंट पे उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन है तो आप इससे तो बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि सी सबसे नीचे है, तो यानी कि जो प्रेशर होगा सी पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी पे प्रेशर ज़्यादा होगा और सबसे कम कहाँ होगा, प्रेशर एट ए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यानी दाब सबसे ज़्यादा सी पॉइंट पे ज़्यादा है, उसके बाद बी पर है और सबसे कम कहाँ पर है, ए पर। तो इसको एक देखते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए, यानी प्रेशर एट सी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। सी पर दाब ज़्यादा है बी पर दाब से, और फिर सबसे कम कहाँ पर है, ए पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 69 क्वेश्चन कह रहा है लाइट 3 सरफेस पे गिर रही है, ठीक है, प्रकाश 3 सरफेस पे गिर रहा है, S1 S2 S3। आपने देखे होंगे कि जो तीनों सरफेस हैं उनकी शेप अलग अलग है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो क्या जो यहाँ पे क्वेश्चन है द सरफेस ऑन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहाँ पे जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो देखिए अगर आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है, वो क्या कहता है कि एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण किसके बराबर है, परावर्तन कोण के। तो वो सरफेस को नहीं देखता, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे सरफेस कैसा भी हो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान से सुनिएगा, अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है यानी कि जहाँ एक तरफ हमने, देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये सरफेस है, अगर ये हम ऐसे साइन बनाते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन एक सरफेस से हो रहा है, दूसरे वाले को हमने पेंट कर रखा है, कोटेड है, ये वाला सरफेस कोट है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, वन सरफेस पे। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ, अगर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है यानी कि जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो फिर एंगल, जितने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सब जगह होल्ड होंगे। तो इसीलिए चाहे सरफेस कैसा भी हो, तीनों पृष्ठ में एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 4। अगर आप चाहते हैं कि लाइट चैप्टर की मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा, फिर मैं जल्द से जल्द उस चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है तो। नेक्स्ट देखते हैं, इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई गिवन बिलो द पार्ट्स मार्क्ड बाय ABCD शुड बी लेबल्ड एज। नीचे दिए गए मानव नेत्र के आरेख में ABCD दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा पार्ट कौन सा है, ठीक है, लेबलिंग कहाँ पे सही की गई है। देखिए यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ उसको। ए में है पक्षमाभ पेशी, बी पुतली, लेंस, कॉर्निया, यानी कि 4 कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो कॉर्निया है, आइरिस है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, एक है सिलियरी मसल और एक है प्यूपिल, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसको अगर आप देखें, सिलियरी मसल्स कहाँ पे, कोने में, ठीक है। कॉर्निया जो बाहर वाला पार्ट है आँख का, सबसे फ्रंट पार्ट, लेंस आपको पता ही है, और आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट जो नीले कलर का दिख रहा है आपको, ये आइरिस है। हिंदी वालों को मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए अगर हिंदी वाले बच्चे देखें तो सिलियरी मसल्स यानी पक्षमाभ पेशी, ठीक है। आइरिस को बोलते हैं परितारिका, कलर्ड पार्ट जो है, लेंस बीच में है और कॉर्निया फ्रंट वाला पार्ट है। तो अब अगर हम इसको, अब तो आप इसका सही लेबलिंग पहचान सकते हैं कि कहाँ पे सही मार्क किया गया है। तो चलिए एक बार देखते हैं। अगर अब हम देखें तो पहले हम सी को देखिए, सी क्या है, लेंस, तो कहाँ पे सी लेंस है, एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पे है, यानी कि ये वाले दोनों ऑप्शन तो हो गए गलत, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शंस को अगर हम देखें सेकंड और फोर्थ, तो उसमें देखिए ए ये वाला पार्ट है, यानी सिलियरी मसल्स को बोला है। तो देखिए ए पक्षमाभ पेशी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यहीं से पता चल गया, ए पक्षमाभ पेशी है, बी परितारिका है, डी फ्रंट वाला पार्ट है यानी कि कॉर्निया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया करेक्ट। आई होप आज की वीडियो में जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और कौन सा साइंस चैप्टर की वीडियो चाहिए, ताकि उसको मैं अपने चैनल पर जल्दी से बनाऊँ। थैंक यू एवरीवन।